नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आपको दिख रहा होगा कि मैं बैठा हुआ हूं, तो जाहिर है कि हमारे साथ एक मेहमान यहां पर मौजूद हैं। जिंदगी में जिन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है उनमें से एक इलाज है, और इलाज हिंदुस्तान में कई पद्धतियों का मौजूद है। एलोपैथिक इलाज है, आयुर्वेदिक इलाज है, होम्योपैथी है, यूनानी है, शायद कोई योग चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, ऐसी भी पद्धतियां हैं। मैं किसी को कम ज़्यादा नहीं आंक रहा हूं। इनके बीच में आज लोगों के सामने एक दुविधा रहती है कि किस पद्धति से इलाज कराने के लिए जाएं। मेरा पूर्वाग्रह किसी के लिए नहीं। मेरे अधिकतर दोस्त जो रहे अखबार नवीसी के दौरान, वो एलोपैथिक चिकित्सा वाले लोग मेरे ज़्यादा दोस्त रहे। लेकिन मेरी निजी जिंदगी में मैंने अपने बचपन से होम्योपैथी और आयुर्वेद को देखा। मेरे पिता इन दोनों पद्धतियों की प्रैक्टिस करते थे। 22 बरस की उम्र से उन्होंने पढ़ना और प्रैक्टिस करना शुरू किया। होम्योपैथी को, आयुर्वेद को उन्होंने प्रैक्टिस से सीखा और 62 बरस तक वो मरीजों का इलाज करते रहे। तो मैंने इनको करीब से देखा हुआ है। मैंने अपना कुछ इलाज इन दोनों पद्धतियों में भी करवाया है, कुछ मैंने एलोपैथी में भी करवाया है। तो मैं खुले दिमाग से तमाम पद्धतियों पर बात करने, समझने के लिए तैयार रहता हूँ। आज एक दिलचस्पी मेरी आयुर्वेद में नई जागी है, क्योंकि ब्रिटेन की एक न्यूज़ आई है। यूनाइटेड किंगडम में वहाँ NHS है, नेशनल हेल्थ सर्विस है वहाँ पर। तो उन्होंने आयुर्वेद को एक मान्यता दी है वहाँ पर नेशनल हेल्थ सर्विसेज में, और करीब 10,000 आयुर्वेदिक चिकित्सक ब्रिटेन तैनात करने जा रहा है। गोरे लोगों के लिए हुए फैसलों से हम लोग जो कल तक उनके गुलाम थे, हम लोग थोड़ा जल्दी प्रभावित होते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने आयुर्वेद के बारे में फैसला लिया तो मैं आयुर्वेद पे बात करने के लिए बैठ गया। इसीलिए मैंने अपना पारिवारिक इतिहास आपको बतलाया है कि मैं बचपन से ही देखते आ रहा हूँ। तो इस पे बात करने के लिए हमने आज यहाँ पर डॉक्टर संजय शुक्ला को आमंत्रित किया है। वो राजधानी रायपुर में जो सरकार का सबसे पुराना आयुर्वेदिक कॉलेज है उसमें एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वहाँ पे पढ़ाते हैं, और सरकार के स्वास्थ्य विभाग की कुछ दूसरी जिम्मेदारियाँ भी वो उठाते हैं। लेकिन हम उनको एक आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में, कोई सरकार की नीतियों के बारे में उनसे ज़्यादा बात करने के लिए हम नहीं हैं, लेकिन जितनी जानकारी लोगों को आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में होना चाहिए उसके बारे में बात करने के लिए हमने डॉक्टर संजय शुक्ला को यहाँ आमंत्रित किया है। आप लोगों में से जो हमारे अखबार का एडिटोरियल पेज देखते हैं, तो हर हफ्ते 15 दिन में, 2-3 हफ्ते में संजय के लिखे हुए लेख भी हमारे यहाँ छपते हैं। वो लगातार छत्तीसगढ़ के बहुत सारे अखबारों में लिखते हैं, अलग अलग विषयों पे लिखते हैं, बहुत सारे मुद्दों पर लिखते हैं। संजय, आपका स्वागत है आज की इस बातचीत में। नमस्कार। ये जो आयुर्वेद को लेके एक नई उत्सुकता केवल दूसरे देशों में हुई है ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान के भीतर भी मुझको एक नई उत्सुकता दिखती है। जैसे छत्तीसगढ़ में मुझको पिछले 10-15 सालों में आर्य वैद्यशाला केरल की, जो है, मैं ब्रांड प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रतिष्ठित संस्था है, मेरे कहने से कोई उसका फ़ायदा नहीं हो जाएगा। उनका यहाँ पे चिकित्सालय खुला, उसकी दवाइयों की प्रैक्टिस हुई, तो कुछ एक नए वर्ग में एक उत्सुकता आई। मुझको कोरोना का वैक्सीन लगवाने के लिए आयुर्वेदिक कॉलेज में बने हुए केंद्र में जाना पड़ा था। वैक्सीन आयुर्वेदिक नहीं था, लेकिन केंद्र था। तो मुझको वहाँ की एक प्राध्यापक जो हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई वहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज के बारे में, वहाँ की फार्मेसी के बारे में। तो मुझको लगा कि ये बहुत सी जानकारियाँ तो मुझको ही नहीं है, जबकि मैं अपने आप को एक औसत दर्जे का जानकार मानता हूँ। तो मुझको नहीं थी बहुत सारी जानकारियाँ। आयुर्वेद को लेके क्या कोई एक नई जागरूकता और नई उत्सुकता लोगों के बीच अभी है? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बदलते परिवेश में, जब देश ही नहीं बल्कि दुनिया में जो लाइफ स्टाइल से, जो हमारे जीवन शैली से जुड़ी हुई जो बीमारियाँ लगातार बढ़ रही है, और इस बीमारी से न केवल बुजुर्ग, न केवल महिला, बल्कि युवा प्रभावित हो रहे हैं।
एक समय ये होता था कि एक आयु के पश्चात कि भी 45 ईयर्स के बाद ही लोगों को डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या हार्ट डिसीज़ हुआ करते थे। हाँ। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आजकल यंग एज में, बल्कि टीनेजर में भी ये सारी बीमारियां दिख रही हैं। और इसका प्रमुख कारण है कि उनकी जो लाइफ स्टाइल है, हाँ, वो कहीं ना कहीं जो एक मेडिकल साइंस के लिए जो एक आदर्श लाइफ स्टाइल होना चाहिए, उससे दूर है, उससे दूर है। तो अब धीरे धीरे लोगों में ये समझ में आया कि खास करके हम आज के परिवेश में देखेंगे कि भारत, जैसे कि अब ये हमेशा हम देखते हैं कि नया नया रिसर्च आ रहा है कि भारत जो है दुनिया में मधुमेह की राजधानी बन रही हाँ, है। हाँ, ये साइंटिफिक प्रूफ भी है, इसमें रिसर्च पेपर्स भी बहुत सारे आए हैं। हाँ। और ये चीज़ें देख रहे हैं। हाँ। कि पहले क्या होता था कि जितने भी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड डिसीज़ हैं, हाँ। खान पान से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, हाँ। ये एक बहुत सीमित तबके में हुआ करता हाँ। था। लेकिन हम आज ये देखते हैं कि हमने कभी गाँव में नहीं सुना था कि किसी को ब्लड प्रेशर होता है, हाँ। किसी को डायबिटीज़ रहता है, या हार्ट की डिसीज़ है, या कैंसर हो। ये चीज़ें गांव में बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन आजकल जो जीवन पद्धति से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, ये गांव-गांव तक पहुंच गई, ये गांव-गांव तक पहुंच रही है। जिन्हें गुटखा का पाउच और ये बीमारियां दोनों गांव-गांव में घुसपैठ कर चुके हैं। जी। तो अब एक तो धीरे धीरे जब शिक्षा का प्रसार हुआ, तो उसके बाद लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी आई। तो जागरूकता आई तो लोगों को ये समझ में आया, ठीक है कि जी दुनिया के जितने भी मेडिकल साइंस है वो तो बीमार होने के पश्चात उसके उपयोग होता है। हाँ। लेकिन आयुर्वेद ऐसा है कि जो स्वस्थ रहने के समय ही यदि कोई व्यक्ति सेहतमंद है, तो उस समय ही यदि आयुर्वेद से जुड़ी हुई खान पान या उसमें बताए गए जितने भी आहार हैं, दिनचर्या है, यदि उसका पालन कर ले, तो उस व्यक्ति को जो है कभी भी वो बीमार नहीं पड़ेगा। ये जो आप कह रहे हैं, इससे मुझको ऐसा लग रहा है कि आयुर्वेद जो है ये केवल चिकित्सा पद्धति न होकर ये एक स्वस्थ जीवन शैली बतलाने वाली चीज़ भी है। बिल्कुल। ये इसमें मैं बता दूं आपको कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के जो प्रयोजन है, जब कोई छात्र BMS के जब फर्स्ट ईयर में पहुंचता है, तो उसमें स्पष्ट पहला पंक्ति लिखा हुआ है, आयुर्वेद का प्रयोजन स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुर विकार प्रशनम च। इसका मतलब है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा, आतुर मतलब जो रोगी व्यक्ति का उपचार। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारी पहली प्राथमिकता जो है स्वस्थ व्यक्ति को सेहतमंद बनाए रखना है। और ये चीज़ें जो है आज हजारों वर्ष पहले जो आयुर्वेद के आचार्य थे उन्होंने इसको प्रतिपादित किया था, जिसको 20वीं सदी में या 19वीं सदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कर उस चीज़ को लाया। तो इसका मूल रूप से यह है कि दरअसल आयुर्वेद जो है केवल चिकित्सा विज्ञान नहीं है, ये एक जीवन पद्धति है। और इसलिए जो है लोगों का रुझान न केवल भारत में वरन दुनिया में आयुर्वेद के प्रति लगातार बढ़ रही है। मैं लेकिन पिछले 25-50 साल का अपना तजुर्बा बताता हूँ। हमारे फैमिली डॉक्टर एक BMS डॉक्टर थे, यहीं से पढ़े हुए थे जी, या यहाँ पढ़ाते थे, ऐसा कुछ था। वो प्रैक्टिस करते थे एलोपैथी दवाइयों की। जी, इंजेक्शन, एलोपैथी दवाइयाँ वही इस्तेमाल करते थे। BMS थे। शायद BMS की पढ़ाई करने वाले आयुर्वेद के छात्र छात्राओं को एलोपैथी की दवाइयाँ भी पढ़ाई जाती हैं। उसमें से बहुत सारे लोग केवल उसी का इस्तेमाल करते हैं, आयुर्वेद का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि शायद वो ज़्यादा पॉपुलर है, शायद उसका रिजल्ट जो है ज़्यादा तेज़ी से मिलता है, या कुछ बीमारियों में हो सकता है उनका असर ज़्यादा रहता हो। मैं उस बारीकी में और डिस्प्यूट में नहीं जाता अभी। क्या अभी भी यही स्थिति है कि आयुर्वेद के जो पढ़ के निकलने वाले जो डॉक्टर हैं ये एलोपैथी भी पढ़ के निकलते हैं साथ साथ? जी हाँ। इसमें मैं आपको बताऊं, जैसे पहले आपने एग्जांपल दिया कि जो आपके पारिवारिक चिकित्सक थे, फैमिली डॉक्टर थे, वो एलोपैथी में किए करते थे। तो ये मैं बता दूं, भारत सरकार ने आयुर्वेद शिक्षा पद्धति को नियमन करने के लिए, उसको रेगुलराइज करने के लिए 1970 में एक एक्ट पारित किया पार्लियामेंट से। उसके पहले जो है हर राज्य अपने अपने हिसाब से सिलेबस बनाती थी, अपने अपने हिसाब से जो है कॉलेज चलाती थी। लेकिन जब उसके बाद 1970 में भारत सरकार ने इसको एक जो आयुर्वेद महाविद्यालयों की गुणवत्ता, उसके मानक को
एक पैरामीटर में ढालने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए जब उन्होंने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1970 लागू किया, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो भी हमारा स्टूडेंट रहेगा उसको हम मतलब आज के परिवेश के लायक उसकी शिक्षा की गुणवत्ता हमको उनको उपलब्ध कराना है। जिस चिकित्सा की आप बात कर रहे हैं वो परिस्थितियाँ उस समय अलग थी, उस समय आज भी वही स्थितियां हैं कि जो हमारे जो पाठ्यक्रम हैं उसमें आयुर्वेद के साथ साथ में एलोपैथी के भी विषय शामिल हैं। उनके बाकायदा परीक्षाएं होती हैं, उनके बाकायदा प्रशिक्षण होता है। जो हमारा जो छात्र है वो जब BMS कंप्लीट कर लेता है फाइनल ईयर, उसके बाद उनको एक इंटर्नशिप करना होता है 1 साल का। तो 1 साल में जो है 6 महीने वो आयुर्वेद के करता है, 6 महीने जो है एलोपैथिक साइड में करेगा। तो इसके साथ साथ में जो आपके जो ये है पाठ्यक्रम जो बनाया गया है उसमें इनका ये कहना है कि कोई भी चीज़ें मतलब हमारा जो एक छात्र है वो एक समाज के लिए चिकित्सक है, तो उसको ये नॉलेज होना चाहिए कि भाई आयुर्वेद के साथ साथ में मॉडर्न मेडिकल साइंस को भी उसका नॉलेज होना चाहिए। वो ना केवल एनाटॉमी फिजियोलॉजी से लेकर के सारी चीज़ों को उनको नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए जो है आज, लेकिन मैं गौरव के साथ कह सकता हूँ जो आज की जो नई पीढ़ी आ रही है उनका रुझान आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की ओर ज़्यादा है। नई पीढ़ी मरीजों की कि डॉक्टरों की? डॉक्टरों की। जो हमारे आयुर्वेद के जो नए ग्रेजुएट आ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट आ रहे हैं, उनकी जो रुझान है वो आयुर्वेद चिकित्सा की ओर है, आयुर्वेद की रिसर्च की ओर है। वो अब के जो स्टूडेंट हैं हमारे वो रिसर्च ओरिएंटेड हो गए हैं और उनका भरोसा जो है, हम ये बड़ा ही हमारे लिए एक प्राउड का विषय है कि जो आज का छात्र है वो आयुर्वेद के अपने जो व्यावसायिक जीवन में आयुर्वेद को अपना रहा है और आयुर्वेद की चिकित्सा वो कर रहा है। लेकिन जब समाज में ऐसे जरूरत, चूंकि वो पढ़ा है, उसका प्रशिक्षण लिया है और सरकार ने उसकी अनुमति दी है कि जब जब आपको आवश्यकता होती है किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में या लगता है तो वो एलोपैथिक दवाइयों का उपयोग कर सकता है। तो जो जब उसकी आवश्यकता होती है तो वो आयुर्वेद अपनी विधा के साथ साथ अपनी पद्धति के साथ साथ में एलोपैथिक दवाओं का उपयोग करता है। एलोपैथिक की जो भी चीज़ें हैं उसका प्रयोग करता है, उसमें परामर्श भी देता है। उसको ये मालूम है कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन उनको कानूनी हक पूरा है एलोपैथी की प्रैक्टिस करने का? नहीं, एक सीमा में है। अच्छा। जो छत्तीसगढ़ सरकार ने तय किया हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में उनके सरकारों ने किया है। क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर सरकार की एक जिम्मेदारी होती है। ये सीमा क्या है? मुझको व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, क्या सीमा है? ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शायद 2018 या 19 में एक राजपत्र में प्रकाशित किया है। और ये राजपत्र में एक उन्होंने एक अधिकार दिया हुआ है BMS डॉक्टर को कि एक BMS डॉक्टर मॉडर्न मेडिकल साइंस की ये एक उन्होंने लिस्ट तय किया हुआ है 30 से 32 दवाओं की। ये दवाएं अपने जो है चिकित्सा व्यवसाय में उपयोग कर सकता है। अच्छा, ये लिमिट है? ये लिमिट है। उस लिस्ट के बाहर की दवाइयों को वो प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से यही सलाह दूंगा, जो हमको सरकार ने जो हमको अनुमति दी है हमको उन सीमाओं में ही मॉडर्न मेडिसिन के जो है उपयोग करनी है। इसमें बीमारियों की भी कोई लिस्ट है क्या? किस बीमारी का इलाज कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें बीमारियों का नहीं है, इसमें उन्होंने दवाओं का कहा है। वो सामान्य बीमारियां हैं। जो वो ऐसी दवाइयां हैं जिसको कोई मेडिकल स्टोर में जो फार्मासिस्ट भी नहीं रहता, जो वहां पे जो दवाई बेचता है वो भी जो है दे सकता है। उन्होंने बहुत स्पष्ट, जब ये हाई कोर्ट से डिसीजन हुआ तो चीफ जस्टिस महोदय उस समय थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये वो मेडिसिन है जिसको OTC मतलब ओवर टू काउंटर वो सेल किया जाता है। इसलिए उन्होंने, चूंकि ये हमारे सिलेबस में वो चीज़ें थी, इसलिए उस माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने जो है हमको उसकी अनुमति दी। यानी मुझको अगर ठीक से याद पड़ रहा है तो जो मितानिन है छत्तीसगढ़ में, गाँव में जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता काम करती हैं जी, उनको भी कुछ चुनिंदा दवाइयों की एक मुख्यमंत्री दवा पेटी जी, ये रमन सिंह के समय ही हुआ था जी, मुख्यमंत्री दवा पेटी दी जाती है और उसकी एक बेसिक ट्रेनिंग देते हैं जी कि गांव में टट्टी उल्टी बुखार ये होने पे इन दवाओं का कैसा इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। तो कुछ
16 दवाई या कितना 60 दवाई कुछ ऐसा एक पेटी उनको मिलती थी, किट मिलती थी। बिल्कुल। तो वो तो बहुत ही मामूली मामूली 5वीं दवाई पास भी है। रहती और हैं। निश्चित तौर पर मैं इस कार्यक्रम के बारे में आपको बताना चाहूँगा हाँ। कि सरकार के इस फैसले से कम से कम 2 चीज़ें हमारी चिकित्सा जगत में रोकथाम होगा। हाँ। दूसरे जो क्वेकरी है, हाँ। जो क्वैक्स हैं, जो झूला छाप डॉक्टर हैं, है ना, एक तो उस पर लगाम लगेगा। हाँ। दूसरा हम ये देखते थे कि जो ट्राइबल एरिया है हमारे, बस्तर है, हम एक समय ऐसा आता था कि आपको याद होगा 70-80 के दशक में कि जब भी बरसात के मौसम आए तो आंध्र स्रोत से वहाँ पे बहुत सारे आदिवासियों की मौत होती थी। आज हमारे जो बीएमएस डॉक्टर्स हैं वो अबुझमाड़ में, बल्कि जो दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र हैं, हाँ। वहाँ पे जो डिस्पेंसरीज में वो अपनी सर्विस दे रहे हैं। और चूंकि उनको ये नॉलेज है, इसलिए आपको याद में होगा, चूँकि आप इस मीडिया से जुड़े हुए हैं, अब वो इस प्रकार की जो घटना वो थी मामले थे वो उससे कम हो रहे हैं। बहुत कम हो गए कि मलेरिया से अब मौत की खबरें बहुत कम आती है। हाँ, पेचिश डायरिया से से बहुत, मौत डायरिया से कम मौत आती के है। बहुत, उसका बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारे जो बीएमएस डॉक्टर्स हैं वो बस्तर के दुर्गम आदिवासी इलाकों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और दूसरी बात इसमें होती थी कि जो आदिवासी है वो झाड़ फूक का सहारा लेते थे। हाँ। तो एक तो जो हमारे जो चिकित्सक हैं, बैगा गुनिया, हाँ, तो वो लेते थे। जब हमारे जो चिकित्सक हैं वो अपनी ये चिकित्सा कार्य तो करते हैं, उनको स्वास्थ्य शिक्षा भी मुहैया करा रहे हैं। स्वास्थ्य शिक्षा ये कैसे? ये जैसे कि अभी क्या होता है, भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने एक 9 राष्ट्रीय आयुष कार्यक्रम, 9 राष्ट्रीय आयुष कार्यक्रम उन्होंने बनाया है। तो उसमें उन्होंने जो हमारे जो चिकित्सक हैं वो लोगों का स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी करते हैं। अच्छा। कि आपको ऐसी कोई बीमारी हो जाए तो आपको ये करना है, तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना है, ये दवाइयाँ हैं, मतलब एक जागरूकता पैदा कर, जागरूकता अभियान भी हमारे चिकित्सक कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ सरकार का जो ढांचा है जी, सरकारी इलाज का जितना है जी, इसमें आयुर्वेदिक चिकित्सक कहाँ पे किस स्तर तक हैं? इसमें आयुर्वेदिक चिकित्सक जो हैं, आपको बता दूं कि एक तो हमारे 2 गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हैं। हाँ। और 5 निजी आयुर्वेदिक कॉलेज हैं। हाँ। तो यहाँ पे आयुर्वेदिक कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालय हैं, जहाँ पे आयुर्वेद के साथ साथ में भी बहुत सारे अत्याधुनिक जो है नैदानिक लेबोरेटरी वगैरह हैं। साथ में वहाँ पे महाविद्यालय से मॉडर्न मेडिकल साइंस के चिकित्सक हैं, वो भी अपनी सेवाएं देते हैं। एक तो ये हो जाता है कि जो महाविद्यालय से संबद्ध। इसके अलावा कुछ जिलों में, जिला अस्पताल में, जिला जो एलोपैथिक जिला अस्पताल है, वहाँ पर आयुष विंग की स्थापना की गई। तो मतलब इसमें सरकार का यही था कि जब कोई नागरिक को एक छत के नीचे सभी चिकित्सा पद्धति मिले। और इसका लाभ बहुत अच्छा मिल रहा है लोगों को। पहले क्या होता था कि कुछ चीज़ों का, जैसे मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहूँगा, दुनिया की जितनी भी चिकित्सा पद्धति उसकी सबकी एक सीमाएं हैं। और कोई भी चिकित्सा पद्धति अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो इन परिस्थितियों में हम देखें तो सरकार, खास करके छत्तीसगढ़ सरकार की एक योजना थी कि किसी भी नागरिक को, किसी भी मरीज को एक छत के नीचे सारी चिकित्सा पद्धति का लाभ मिले। तो उसके एक बेहतर प्रतिसाद मिला कि हमारे कुछ जिलों में, जिला चिकित्सालयों में, जिला एलोपैथिक चिकित्सालय है, वहाँ पे आयुष विंग है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष विंग है, स्पेशलिटी केंद्र है, सेंटर है। इसके अलावा ब्लॉक और इवन जो कस्बे लेवल तक भी जो है हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सा औषधालय हैं, जहाँ पे हमारे जो आयुर्वेदिक चिकित्सक की पदस्थापना है। गवर्नमेंट सेक्टर में छत्तीसगढ़ में कितने आयुर्वेदिक डॉक्टर अभी काम कर रहे होंगे, कोई मोटा अंदाज है क्या आपको? जो गवर्नमेंट में 1300 डॉक्टर जो हमारे 1300 आयुर्वेदिक चिकित्सक काम कर रहे हैं, जो शासकीय सेवा में है 1300। ये इलाज का काम कर रहे हैं कि कहीं कहीं ऑफिस में बाबू बन के बैठे? नहीं, ये इलाज का ही काम कर रहे हैं। इनकी पदस्थापना आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज में है, स्पेशलिटी केंद्र सेंटर में है, आयुष विंग में। कोई ऐसा अंदाज है क्या डॉक्टर की इन डॉक्टर्स के पास में मरीज कितने जाते होंगे, इनका ओपीडी कितना रहता होगा? कोई एक मोटा सा अंदाज आपका है क्या? अमूमन जितने भी जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे औसतन उनके पास में 50-60 पेशेंट के औसतन हैं, आते हैं। और इसी प्रकार जो जिला है, जिला में जैसे कि जिला अस्पताल है हमारे, आपको ये बता दूं कि जिला एलोपैथिक अस्पताल में तो हमारे आयुष विंग है। मतलब जिलों में जिला आयुर्वेद अस्पताल है अलग जो बिस्तर युक्त। तो वहाँ पे 200-250
कहीं 150 औसतन रोजाना का जो है ओपीडी है। अच्छा। और वहाँ पे 30 बेडेड हॉस्पिटल भी है। हाँ। आयुर्वेदिक जिला आयुर्वेद अस्पताल है, चिकित्सालय है। हाँ। वहाँ पे 30 बेडेड हॉस्पिटल भी है। हाँ। तो वहाँ पे इंडोर और आउटडोर हाँ। दोनों पेशेंट के भर्ती की सुविधा है। अब मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये जितने सरकारी ढांचे में अस्पताल हैं आयुर्वेद के, या विंग है, या आयुर्वेद की ओपीडी है, डॉक्टर है, आपको क्या लगता है इसमें आयुर्वेदिक दवाइयों से इलाज कितना फीसदी होता है और कितना फीसदी एलोपैथिक होता है? शासकीय क्षेत्र में जितने भी हैं हमारे अस्पताल औषधालय विंग, हाँ। 100% आयुर्वेद पद्धति से, आयुर्वेद दवाओं से उपचार होता है। वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं करते? नहीं। अच्छा। इसमें आपको यही चीज ये जो बता आप दूं, बोल रहे हैं 1300 डॉक्टर हैं गवर्नमेंट ये सेक्टर आयुर्वेद में, की ही दवाओं का उपयोग ये करते हैं। आयुर्वेद की ही दवाओं का आयुर्वेद की उपयोग ही कर रहे दवाओं का हैं। उपयोग करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि वहां बैठ के वो एलोपैथिक दवाइयां लिखते रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चूंकि सरकारी जो हमारी सेवा हैं उसमें बाकायदा छत्तीसगढ़ शासन की ओर से सभी चिकित्सालयों में, सभी औषधालयों में आयुर्वेद दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति है और वो आयुर्वेद दवाओं के द्वारा ही वो उपचार करते हैं मरीजों का। ऐसे कैसे दवाई की इतनी आपूर्ति अच्छी हो गई है? क्योंकि मुझको तो एलोपैथिक में सुनाई पड़ता है कि रीएजेंट नहीं है, दवाई नहीं है, मशीन खराब है, फलाना है, दवाई खरीदने के लिए इजाज़त नहीं मिल रही है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तक को ऐसी हालत है यहाँ एलोपैथिक सेक्टर में। आयुर्वेद में आपके हिसाब से बेहतर हालत है? बेहतर है। हमारे पास पर्याप्त दवाइयाँ रहती हैं। हाँ। और यदि उसमें आपको बता दूं कि कुछ हमारे जो दवाइयों को सप्लाई जो है, जो छत्तीसगढ़ सरकार की एजेंसी वहाँ से होती है। इसके अलावा जो है रायपुर में शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी है। हाँ। जहाँ दवाइयाँ बनाई जाती हैं। हाँ। ये मतलब एक क्वालिटी प्रोडक्ट ही है हमारे। हाँ। क्योंकि हमारे ही खुद के फार्मेसी है। हाँ। और जो वहाँ मेडिसिन की जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये आपकी फार्मेसी का मैंने उस दिन सुना था आयुर्वेदिक कॉलेज जब मैं गया था कि वहाँ फार्मेसी है अच्छी, बहुत सारी दवाई बनाते हैं। एक क्या दवाई है जो बच्चे लोगों को अभी बीच में खिलाए थे एक दिन रायपुर आयुर्वेदिक कॉलेज में? स्वर्ण प्राशन। स्वर्ण प्राशन क्या है ये एक्चुअली में स्वर्ण प्राशन 0 से 16 वर्ष के हाँ बच्चों को हाँ। एक स्वर्ण प्राशन कराया जाता है। हाँ। तो उसमें एक उसका जो पूरा एक ड्रॉप होता है। हाँ। जिसमें स्वर्ण की बहुत कम मात्रा होती है। इसमें शहद के साथ में शंखपुष्पी ऐसे करके कुछ वो आयुर्वेदिक घटक है। हाँ। द्रव्य है जिनको मिलाकर के उसको तैयार किया जाता है। और इसका जो परिणाम जो मिला, क्योंकि इसमें बाकायदा हमारे रिसर्च भी चल रहा है। हाँ। कि जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते थे, मौसम बदलती बीमार पड़ते थे, तो उसमें ये चीज़ें फ्रीक्वेंसी बढ़ी, वो स्वस्थ रखने लगे। जो बच्चा यादाश्त कमज़ोर था वो उसमें उनके जो मेमोरी में उनका जो है थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ। इसके अलावा जैसे कि कोई कुपोषण का शिकार है तो उनका जो है सुपोषण की ओर वो लोग गए, वो वेट गेन किए। जिनको प्राय ये मतलब ये इसका हम ये कह सकते हैं, यदि कोई भी योजना है, कोई भी दवाई है, तभी कारगर होता है जब लोगों का उसके प्रति भरोसा हो। तो ये आपको बता दूं कि आज हर पुष्य नक्षत्र को हर महीने एक पुष्य नक्षत्र आता है। अच्छा। तो जैसे आगामी 17 या 18 दिसंबर को हमारे यहाँ फिर एक बार होगा। हाँ। तो इसमें जो है हमारे जो लाभान्वित होने वाले बच्चे हैं, हाँ। ये कम से कम जो है 2000 से ऊपर होते हैं एक बार में। एक दिन में पुष्य नक्षत्र को एक दिन में हमारी ये 9 बजे से 5 बजे तक चलती है। तो ये शास्त्र के अनुकूल बनी हुई दवा है कि कोई टोटका जैसा है? नहीं, शास्त्र के अनुकूल है। और ये सारी चीजें आपको ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि ये स्वर्ण प्राशन पे दर्जनों जो है शोध पत्र जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो मेडिकल जर्नल्स हैं उसमें प्रकाशित हुए हैं। बाकायदा इसमें रिसर्च हुआ है और रिसर्च के पश्चात इसके आंकड़े आए हैं कि इससे उनका बीमार पड़ना कम कैसे हुआ है। हाँ, कम कैसे हुआ। हाँ। जैसे हम अभी भी हमारे यहाँ भी डेटा होता है कि भाई जैसे उनका एक कार्ड बना हुआ है कि भाई जैसे उनके पेरेंट्स बताते हैं कि पहले इनको हर 15 दिन के बाद
इनकी तबीयत खराब हो जाती थी, हाँ। हमको कोई न कोई शिशु रोग के पास ले जाना पड़ता था। अब ये फ्रीक्वेंसी 2 महीने 3 महीने में एक आध बार खराब होती है। उसके बाद हम जो घर में ही जो आप देते हैं उपचार, आयुर्वेदिक उपचार, जो दवाइयाँ हम आप, वो क्या होता है, इसका प्रतिसाद ये मिला है स्वर्ण प्राशन से कि लोगों का भरोसा अब आयुर्वेद महाविद्यालयों या आयुर्वेदिक औषधालय या आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रति बढ़ा है, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमने जब स्वर्ण प्राशन दिया इनको, तो स्वर्ण प्राशन के पश्चात बच्चे में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई है, जिसके कारण ये बहुत जल्दी जल्दी बीमार अब नहीं पड़ता। ये ऐसा तो नहीं है कि इसके नाम के साथ स्वर्ण जुड़ा हुआ है तो लोगों को लगता होगा एक बूंद सोना मिल जाएगा बच्चे को फ्री में, इसलिए लोग ले आते हैं। स्वर्ण नाम के, आप मान लीजिए लौह प्राशन रहता तो भी क्या इतने लोग लेके आते क्या 2000 की? स्वर्ण के नाम से लाते हैं। नहीं, आपको ये बता दूं, ये आपको मैं इसके उलट बताऊं कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के प्रति एक लोगों में मिथक था कि इसमें हैवी मेटल्स मिले होते थे, है ना? ये कुछ देशों में आयुर्वेदिक दवाइयों पे रोक भी है। बिल्कुल, जबकि ये मिथक को तोड़ा गया है, टूटा गया है इन सारी चीज़ों से कि भी जो स्वर्ण प्राशन है हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं, लेकिन इसमें स्वर्ण की मात्रा इतनी कम होती है कि वो जो है आसानी से जो, क्योंकि देखिए इसमें आपको हम ये बता दें, ये जब स्वर्ण प्राशन योजना लाई गई तो इसमें बहुत हायर लेवल पे इस पर बहुत डिस्कशन हुआ और इसमें हमने रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया कि सर ये जो है मानव स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सुरक्षित है, निरापद है, और उसके रिसर्च पेपर दिखाया गया तो उन्होंने इसको स्वीकार किया। हाँ, जब रिसर्च पेपर है, क्योंकि आज आयुर्वेद के साथ में जो अतीत में था इसमें रिसर्च नहीं होते थे, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता था। अगर किसी ने शोध किया भी है तो खत्म हो गया वैद्य के साथ। अब लेकिन जो नया जो परिवेश आया है उसमें हर चीज़ हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तो स्वर्ण प्राशन के साथ भी यही आया। और मैं कहता हूं कि न केवल स्वर्ण प्राशन बल्कि आयुर्वेद दवाओं के बारे में जो लोगों को मिथक है वो भी खत्म होना चाहिए कि बहुत तो कम दवाइयां हैं कि चाहे सोना नाम सुन के लोग ले आए हों बच्चे को, वहां अगर एक बार लेके आए हैं तो आयुर्वेदिक पद्धति के ऊपर उनका भरोसा बढ़ रहा है, काफी बढ़ा है। ये पुष्य नक्षत्र से जोड़ के इसको क्यों किया गया? ये टोटका नहीं है क्या? ये टोटका नहीं है। देखिए सर, ये आयुर्वेद में जैसे मैंने पहले कहा कि लोग आयुर्वेद को धर्म से जोड़ते हैं। एक्चुअल में आयुर्वेद धर्म नहीं है, वास्तविक रूप में आयुर्वेद धर्म नहीं बल्कि आयुर्वेद एक विज्ञान है। अब यहाँ तो विज्ञान वाला हिस्सा उसका निचोड़ के उसको बहा दिया गया है। यहाँ पे उसको धर्म से, राष्ट्रीयता से, देश के इतिहास के गौरव से ऐसा जोड़ दिया गया है उसको कि वो इलाज की पद्धति नहीं है, गर्व की पद्धति है, वो धर्म की पद्धति है, ऐसा बना दिया गया है। हर प्रश्न का आपका मैं सवाल दूंगा, जो विचार आपने रखा, निश्चित तौर पर आयुर्वेद जो है स्वदेशी चिकित्सा पद्धति है, क्योंकि आयुर्वेद शुरुआत हुई है भारत से शुरुआत हुई है, जिसने पश्चात चिकित्सा पद्धति को नई रास्ता दिखाई है। आज भी मॉडर्न मेडिकल साइंस आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहता है। आप जब आयुर्वेद की संहिता ग्रंथ को पढ़ेंगे, आचार्य सुश्रुत की सर्जरी आप देखेंगे तो आप दादा दादी उंगली दबा लेंगे कि ये कैटरेक्ट की सर्जरी करते थे। जो उनके इक्विपमेंट, उनके टूल्स देखेंगे तो वो आपको ये लगेगा कि क्या हजारों वर्ष पहले जो हमारे आचार्य थे उनके पास कैटरेक्ट से लेकर के ENT से लेकर के आपकी मतलब जितने भी ये थे उर्दू जिसको बोले अपन व्याधियाँ हैं, उसके सर्जिकल ट्रीटमेंट के इनके पास प्रोसेस थे, प्रोसीजर थे। तो ये मैं कह दूं कि भाई स्वदेशी चिकित्सा पद्धति है। और भारत की आज़ादी में जब महात्मा गांधी ने स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया तो उस समय आयुर्वेद को सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रमोट किया था महात्मा गांधी ने। और इसलिए ही जो है, जो दिल्ली का जो तिब्बिया कॉलेज है वो स्वदेशी आंदोलन का बहुत बड़ा केंद्र रहा, क्योंकि वो आयुर्वेदिक कॉलेज है, तिब्बिया कॉलेज। वहाँ मैं नाम भूल रहा हूँ, जहाँ तक हकीम अजमल खान थे, वो स्वागत अध्यक्ष थे उसके, जो कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ उसका। और वो तिब्बिया कॉलेज ने बाकायदा उस स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और अधिकांश जो हमारे उस समय आयुर्वेद चिकित्सक थे वो स्वदेशी से जुड़े हुए थे। इसलिए ये स्वदेशी चिकित्सा पद्धति, हमको गर्व भी है कि हमारी स्वदेशी चिकित्सा पद्धति है जिसने पाश्चात्य को राह दिखाई है। आज वही पाश्चात्य पश्चिमी देश आयुर्वेद को अपनाना चाहता है। ये वो लोग मान रहे हैं कि आयुर्वेद ने उनको राह दिखाई है कि हम लोग मान रहे हैं कि हमने उनको राह दिखाई है? मुझको जो एलोपैथी है उसमें तो आयुर्वेद को शामिल करने का कोई कोर्स नहीं दिखा है कि वो लोग कहें कि एक पेपर आयुर्वेद भी पढ़ा लो।
आयुर्वेद जो है ये एलोपैथी को पढ़ा रहा है, इलाज की छूट दे रहा है, इलाज कर रहे हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर, एलोपैथी से इलाज कर रहे हैं। मुझको दुनिया में कहीं पश्चिमी दुनिया में जिसको हम कहते हैं वो अपना रहे हैं, वो मार्गदर्शक मान रहे हैं, मुझको ऐसा उदाहरण नहीं दिखा है कि एलोपैथी ने आयुर्वेद को किसी भी तरह से अपनाया हो। ये हम ही लोग गौरव मान रहे हैं क्या उसका? आपने बहुत ही सही प्रश्न किया। निश्चित तौर पर आयुर्वेद के जो छात्र है, ये आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है, वो एलोपैथी के निशाने में रहती है। लेकिन मैं आपको इस कार्यक्रम के बारे में ऑन कैमरा बताना चाहूँगा कि मैं मेडिकल कॉलेज के जुड़े हुए हॉस्पिटल से लेकर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट एलोपैथिक हॉस्पिटल है, मैं ऐसे सैकड़ों चिकित्सकों को जानता हूँ जो अपने प्रिस्क्रिप्शन में आयुर्वेदिक दवाओं को शामिल करते हैं, चाहे वो लीवर से जुड़ी हुई बात हो, चाहे महिला रोगों की बात हो। कुछ एक देखे हैं मैंने, देखे हम चूंकि इस चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए हैं, हमने बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन देखे हैं और ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ आपको। और इसमें ये चीज़ें वो पब्लिकली ना बोले, भले वो जन सामान्य के बीच ना बोले, लेकिन हमने उनके पर्चियों में देखा और जब निजी चर्चा होती है तो उनका कहना रहता है कि इसका रिस्पांस आयुर्वेद में बहुत अच्छा है। तो ये एक तो मैं आपको ये बताऊं कि भारत जो अपन बात कर रहे थे पुष्य नक्षत्र की, उस नक्षत्र से इसका क्या लेना देना? नक्षत्र से ये है कि चूंकि आयुर्वेद में हर चीज को हम देखेंगे, जैसे जो काल है, जो समय है, उसमें मेडिसिन की एफिकेसी की जो प्रभाव ज़्यादा होता है। और केवल आप स्वर्ण प्राशन को मत बोलिए, आपको याद होगा शरद पूर्णिमा में कई बार ऐसा होता है कि अस्थमा की दवाइयाँ दी जाती हैं। तो उसका कारण वही है कि उसमें भी एक विज्ञान है कि पुष्य नक्षत्र मतलब जब वो नक्षत्र आएगा तो वो दवाई की जो एफिकेसी है वो ये कहीं पे लिखा हुआ है कि ये रिसर्च से साबित भी हुआ है। रिसर्च से साबित भी हुआ है। ये पुष्य नक्षत्र में उसका असर दूसरे दिनों के मुकाबले ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा। बिल्कुल आप ये देखेंगे, इसको आप कोरिलेट करिए वहां से। अब मैं डॉक्टर एक चीज समझना चाहता हूं कि ब्रिटेन ने निकाला है कि 10,000 आयुर्वेदिक डॉक्टर तैनात करेंगे, अपॉइंट करेंगे वो। छत्तीसगढ़ में जितने आयुर्वेदिक डॉक्टर पढ़ के निकलते हैं, मेरा अनुभव यह है कि ज़्यादा पढ़ाई उनकी हिंदी में होती है। खुद MBBS में अभी राज्य सरकार ने तय किया है कि MBBS में पढ़ाई अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गांव से जो आते हैं वो अंग्रेजी नहीं समझते हैं उतना, तो उनके लिए हिंदी में भी पढ़ाई होगी, साथ साथ हिंदी पढ़ाया जाएगा। आयुर्वेदिक कॉलेज में मेरा देखा हुआ है कि हिंदी पढ़ के या हिंदी में समझने वाले लोग ज़्यादा वहाँ से निकलते हैं। क्या लगता है आपको कि यहाँ के आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं छत्तीसगढ़ से जो निकले हैं, ये पश्चिम के देशों में, अंग्रेजी देशों में अगर वैकेंसी निकलेगी तो वहाँ काम कर सकेंगे कि हमारे यहाँ दक्षिण भारत के, और जैसा आप बतला रहे थे अभी उड़ीसा का, यहीं के लोग चले जाएंगे? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आज जो आयुर्वेदिक कॉलेजेस में जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम के हैं, स्कूल से अंग्रेजी स्कूल से जो इंग्लिश मीडियम के। अब आपको ये बता दूँ, क्योंकि हमारी जो आयुर्वेद की जो पुस्तकें हैं, जो किताबें हैं, जो संहिता ग्रंथ है, वो संस्कृत में लिखी हुई है। तो प्रायः छात्र हमारे पास भी आते हैं कि साहब इसमें हमको संस्कृत समझने में तकलीफ होती है, हिंदी समझने में तकलीफ होती है, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम के हैं। तो ये आपको यही बता रहा कि जो शिक्षा पद्धति का जो प्रसार हुआ, लोगों का मतलब शिक्षा के प्रति लोगों का पालकों की जो अवेयरनेस रहा कि अभी जो हमारे जो बच्चे आ रहे हैं वो 70% जो छात्र हैं इंग्लिश मीडियम के होते हैं। जब अंग्रेजी माध्यम के हैं तो क्योंकि उनको हमारे जो उनको समझने में भी कोई कठिनाई नहीं आ रही है, शुरुआत में आती है संस्कृत को हिंदी में समझने में, हिंदी को इंग्लिश में समझने में, लेकिन चूंकि मैं आपको जैसे बताया कि इसमें एलोपैथिक के भी सब्जेक्ट शामिल हैं, तो इन परिस्थितियों में हम ये मान के चलें कि जो हमारे छत्तीसगढ़ के छात्र हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लायक हैं, और राष्ट्रीय स्तर में नहीं वरन मैं बोलता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पे जो PG के लिए एडमिशन एग्जाम होती है, एंट्रेंस एग्जाम आयुर्वेद की, उसमें निकल के यहाँ के छात्र छात्राएं जाते हैं क्या छत्तीसगढ़ के? बहुत सही सवाल किया आपने। मैं आपको बताना चाहूँगा
कि दिल्ली में जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, अय्या जिनको बोलते हैं, वहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के कम से कम 10 छात्र जो हैं, यहाँ जो हमारे महाविद्यालय में केवल आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर नहीं, परंतु छत्तीसगढ़ के विभिन्न महाविद्यालयों में जो पढ़े हुए छात्र थे वो लोग वहाँ पे आज पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इसके अलावा BHU है। वहाँ की पढ़ाई हिंदी में होती है, इंग्लिश में होती है? दोनों में होती है, दोनों में होती है। मुझको आप एक अपना तजुर्बे से बतलाओ। आप ये हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत अपन बात कर लिए, छत्तीसगढ़ से जो आयुर्वेदिक डॉक्टर बन के निकल रहे हैं जी, आपको लगता है कि ब्रिटेन जैसे देश में अगर उनको इंटरव्यू लिया जाएगा, पहले तो गवर्नमेंट नेशनल हेल्थ सर्विस में अपॉइंट करने के लिए इंटरव्यू लेगी उनका, जी, इंटरव्यू लिया जाएगा तो जिसको प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश कहते हैं, जी, यहाँ पढ़ाई तो कर ली है आप, जी, बातचीत की जो प्रोफिशिएंसी रहती है, क्योंकि मरीजों से बात करनी पड़ेगी, अंग्रेज मरीजों से बात करनी पड़ेगी, आपको लगता है कि हमारे यहाँ के लोग जो हैं इनका अंग्रेजी का ज्ञान और इतनी उनकी प्रैक्टिस है अंग्रेजी में बात करने की कि ये आड़े आएगा? बिल्कुल आड़े नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम कई आज जो भारत में जो नेशनल इंस्टीट्यूट हैं आयुर्वेदा के, वहाँ पे जैसे हमारे छात्र जा रहे हैं और रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं, वहाँ के पैनल डिस्कशन में वो लोग भाग ले रहे हैं और बाकायदा वो इंग्लिश में अपना सारी चीज़ें वो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने पेपर पब्लिश करा रहे हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि निश्चित तौर पर ये केवल छत्तीसगढ़ के नहीं है, ये तो आम भारतीयों के साथ में दिक्कत आएगी ब्रिटेन में, कि हम ब्रिटेन के अंग्रेजी के हिसाब से अपना अंग्रेजीता हम ढाल सकें। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ जो भारत के जो अन्य जो भारत को दो हिस्से में बांट ले, एक हिंदी भाषी भारत जी और एक अहिंदी भाषा, जिसमें उड़ीसा में आपने बतलाया वहाँ आयुर्वेद के स्टूडेंट्स बहुत निकलते हैं वहाँ से, और कर्नाटक है, केरल है, जो भी और राज्य हैं, तो वहाँ चूंकि अंग्रेजी का चलन ज़्यादा है, अपने को इस बात को मानने में दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हिंदी इलाकों में कम है, वहाँ ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि हिंदुस्तान से जितने डॉक्टरों को ऐसी नौकरी मिल सकेगी ब्रिटेन में, उसमें ज़्यादा नौकरी वहीं के लोग ले जाएंगे, क्योंकि उनका अंग्रेजी का ज्ञान अच्छा है। दूसरा, वहाँ की एजुकेशन की साख जो है थोड़ी देश में अच्छी है, दक्षिण भारत की। तीसरा, दक्षिण भारत में मैं अगर सही जानता हूँ, आप करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, तो वहाँ आयुर्वेद के चिकित्सा के कुछ एक केंद्र जो हैं लोकप्रिय हैं, जिसमें पूरे देश से लोग जाते हैं, चाहे वो केरल के कुछ एक गिने चुने केंद्र हों, चाहे और जगहों के हों। आयुर्वेद चिकित्सा के लिए लोग वहाँ ज़्यादा जाते हैं। मुझको नहीं मालूम है कि देश के दूसरे हिस्सों से लोग छत्तीसगढ़ भी आते हैं क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए, मुझको नहीं मालूम है। तो मैं तो ये देखता हूँ कि देश के किस हिस्से के लोगों की कितनी संभावना बाहर बन सकती है। हर प्रदेश को इसके लिए कोशिश करना चाहिए। मैं लिखते भी रहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के नौजवानों को केवल यही काम करने के लिए तैयार मत करो, ये दूसरे हिस्से में भी जा सकें, देश के और विदेश भी जा सकें। अगर उसमें इंग्लिश एक कमजोरी साबित हो रही है तो उसमें उनको माहिर करो, कोई ऐसा चीज नहीं है। 5 साल BAMS किया है, 6 महीना और अगर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश अगर कर लेंगे तो मुकाबले के लिए बेहतर तैयार रहेंगे। बिल्कुल। ब्रिटेन किसी को राज्यों का कोटा नहीं बांधेगा कि हमको छत्तीसगढ़ से 22 लोगों को लेना है, ये PG सीट में हो सकता है। वो तो जो सबसे काबिल मिलेंगे उनको नौकरी देंगे। तो आपको लगता है कि मैं केवल BAMS के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे मन में कोई आयुर्वेद चिकित्सा के लिए हिकारत नहीं है, मैं MBBS के लिए भी कह रहा हूँ, जो अभी नई व्यवस्था यहाँ लागू की गई है कि हिंदी में भी पढ़ाई होगी, तो मेरे बड़े रिजर्वेशन हैं उसको लेकर। MBBS की पढ़ाई का कुछ हिस्सा अगर आप हिंदी में करेंगे तो बच्चों का अंग्रेजी सीखने, अंग्रेजी की तरफ बढ़ने की संभावना कम होगी। और MBBS कोर्स में भी आप जानते हो PG एंट्रेंस के लिए और आगे PG करने के लिए अंग्रेजी ही अकेला तरीका रहेगा आगे पढ़ने का, और कोई भाषा है नहीं उसके लिए। तो आपको ये लगता है कि आयुर्वेद के या MBBS के, एलोपैथी के, BAMS MBBS के जितने स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए एक प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश जैसा एक 6 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का एक कोर्स ऐसा चलाना चाहिए, चाहे वो MBBS BAMS के साथ 5 साल भी चलता रहे वो।
क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा केवल अंग्रेजी से चलेगा। जी आप हिंदी पढ़ा लोगे यहाँ पे, जी। आपकी मर्जी है, गांव से आए बच्चों को सहूलियत होगी, लेकिन भविष्य में दिक्कत होगी मुकाबले में। जी ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल सहमत हूँ कि मैं आपकी इस सुझाव से बिल्कुल सहमत हूँ कि सरकार को कि आज जो प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है, वो चूँकि इंटरनेट के दौर में पूरा दुनिया एक छोटा सा बिल्कुल, विलेज बन चुका बिल्कुल। है। तो जब विलेज बन चुका है तो हमको हमारी प्रतिस्पर्धा सिर्फ अपने से नहीं है, विदेशों से भी है। बिल्कुल, और खासकर उन देशों से जहाँ अंग्रेजी का चलन है। अंग्रेजी का चलन ना, अंग्रेजी ही माध्यम है। हाँ, वहाँ चाहे बिल्कुल। सेवा की बात करें या व्यापार की बात करें, दोनों में माध्यम है। तो इसमें सरकार तो करेगी ही करेगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जहाँ तक मैं आयुर्वेद की बात करूँ तो आपको मालूम होगा कि हमारे राज्य से ही मतलब आईटी के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं जो न केवल ब्रिटेन बल्कि अमेरिका में इस राज्य में के लोग अपना झंडा गाड़ा रहे। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो हमारे जो छात्र हैं, मैं आपके उस सुझाव से बिल्कुल सहमत हूँ कि भाई चूँकि हमारे छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, इनके प्रतिभा में और निखार आ जाए। बिल्कुल, इसलिए एक हुनर जोड़ने की जरूरत है। बिल्कुल, तो इसमें मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और मैं बल्कि आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे कॉलेज में, हमारे महाविद्यालय में, आयुर्वेद से जुड़े हुए जितने महाविद्यालय में, उसमें बहुत सारे छात्र जो हैं इंग्लिश के बकायदे स्पीकिंग कोर्स का कोचिंग भी लेते हैं। हाँ, ले रहे हैं, मैं उसी पे आ रहा था। ले रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि हमारी जो कंपटीशन होने वाला है, लेकिन सिलेबस का हिस्सा नहीं है ये। हाँ, ये आपको बहुत सही प्रश्न किया। जो सिलेबस कमेटी है उसने इसको सुझाव दिया है भारत सरकार को, दिया है कि जब कि अंग्रेजी की साथ साथ ज्ञान बढ़ाया जाए, अंग्रेजी को भी उसमें शामिल किया जाए। दिया है, बिल्कुल दिया है। और आने वाले समय में जो सिलेबस बनेंगे तो ये मान के मैं चल रहा हूँ, क्योंकि चूंकि अब वो एक पूर्वाग्रह छोड़ना पड़ेगा आयुर्वेद के प्रति लोगों को। अब वो कोई पुरातन पंथी नहीं है, न कोई रूढ़िवादी व्यवस्था है। हाँ, कि आप संस्कृत में तो पढ़ के आज दुनिया में नहीं जा सकते। अब वो संस्कृत के इसलिए था कि जब हजारों वर्ष पहले रखी गई तो वो हमारी एक वो थी, लिपि थी, उसकी मातृभाषा थी, वो बोलने चलने की भाषा थी। लेकिन अब आपको बता दूं, जब से भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय स्थापित किया है, तो आयुष मंत्रालय का पूरा फोकस जो है एजुकेशन के क्वालिटी को बढ़ाने के लिए है। तो इसलिए वो सिलेबस को भी मॉडिफाई करना चाहती है। तो इसके लिए बाकायदा सिलेबस कमेटी में विचार आए हैं, और उसमें बहुत सारे जो सिलेबस कमेटी है, जो बोर्ड है हमारा एजुकेशन का, उसमें चूंकि दक्षिण भारतीयों का प्रभुत्व है, उनका बहुत है, तो वो खुद ही चाहेंगे कि अंग्रेजी इसमें शामिल किया जाए। लेकिन मुझको छत्तीसगढ़ में ऐसा माहौल दिख नहीं रहा है डॉक्टर, न BMS में, न MBBS में, किसी पढ़ाई में भी। जी, जो राज्य सरकार ने अभी किया कि MBBS की पढ़ाई हिंदी में भी होगी। जी, मुझको हिंदी से दिक्कत नहीं है, मैं पूरी जिंदगी से उसी की रोजी रोटी कमा रहा हूँ, उसी को खा रहा हूँ। जी। लेकिन मैं जब छत्तीसगढ़ के लोगों की संभावना देखना चाहता हूँ पूरी दुनिया में, जी, तो बिना अंग्रेजी के देश के बाहर संभावना नहीं है। और मैं तो बोलता हूँ भारत में भी अंग्रेजी के, यदि हम साउथ में जाते हैं, दक्षिण भारत में जाते हैं, तो आपका अंग्रेजी के बिना संभावना मलयालम नहीं जान सकते, तेलुगु नहीं जानेंगे, कन्नड़ नहीं सीख सकते, लेकिन अंग्रेजी से आपका पूरे दक्षिण भारत में काम चल सकता है। आपसे मैं 100% सहमत हूँ कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में इस चीज को करना चाहिए कि ठीक है, हमने एक एजुकेशन जो यहाँ पे बुनियादी स्कूल का, जो प्राथमिक स्कूल से लेकर के मिडिल हायर स्कूल है, उसमें आत्मानंद स्कूल का एक प्रयोग किया है जिसमें अंग्रेजी माध्यम रखा है। तो इसको और प्रसार करना चाहिए ताकि बच्चा हिंदी के साथ साथ भी उसमें आत्मविश्वास अंग्रेजी के प्रति। बिल्कुल, यानी भाषा से परहेज आपको कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भाषा तो औजार है, और आज हम ये देखते हैं, आज एक डॉक्टर अगर BP एपरेटस या थर्मामीटर से परहेज करे कि नहीं ये तो अंग्रेज का बनाया हुआ है, नहीं, तो उससे क्या फायदा है, हमारा नुकसान ही है। भाषा जो है हमको जोड़ती है, इसलिए हम ये चाहेंगे कि भाई ये यदि सरकार आने वाले समय में। मैं एक आखिरी सवाल करना चाहता हूं संजय, चूंकि इलाज हमारे लिए खर्चीला भी है, और ये तो ठीक है कि आयुष्मान कार्ड वगैरह से आजकल हर तरह का इलाज लोगों को मिल जा रहा है, बहुत बड़ी आबादी को मिल रहा है, लेकिन जो लोग कार्ड से कवर नहीं होते हैं या जो बीमारियां वहाँ नहीं होती है, छोटी बीमारी लोग बड़े अस्पताल तक नहीं जाते,
एक सामान्य बीमारी जो है रोज़मर्रा की, इसका एलोपैथिक इलाज और इसका आयुर्वेदिक इलाज, इसकी लागत में भी फर्क है क्या? बिल्कुल फ़र्क है, क्योंकि आप ये मान के चलिए एलोपैथी के साथ में जो है उसमें नैदानिक जो खर्च है, जांच की जो फीस है, वो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। जबकि आयुर्वेद जो है, मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद रोग की नहीं, रोगी की चिकित्सा करता है। हाँ। तो जो आयुर्वेद जो पद्धति है वो रोगी के जीवनचर्या, उसके खान पान, उसके पारिवारिक इतिहास, उस पर अपना पूरा चिकित्सा को निर्धारित करती है। तो इन परिस्थितियों में मैं ये चाहता हूँ जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है वो एलोपैथी की तुलना में न केवल जेब के लिए राहत भरा है, वरन सेहत के लिए भी राहत भरा है। ऐसा? जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय, बड़ी दिलचस्प बातचीत रही और हम फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे। आपने बातें सुनी, मेरा आयुर्वेद को बढ़ावा देने का कोई इरादा नहीं है, वो तो आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले लोग और मरीज, उनके बीच की बात है, मैं उसमें कहीं बीच में नहीं आता। मेरे पिता जो कि यहाँ से आधा किलोमीटर दूर मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी की लैब में कई टुकड़ों में होंगे या निकल चुके होंगे वहाँ से भी, उनको ज़रूर अच्छा लगा होगा कि मैंने आयुर्वेद के बारे में इतनी देर बात की। इतनी देर उनसे भी बात मैंने नहीं की थी। मैं अभी संजय से बात करते हुए एक बात बतला रहा था, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आयुर्वेद बड़ी संवेदनशील पद्धति है। मैं इस पद्धति को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बतला रहा हूँ, एक बड़ी दिलचस्प बात है ये। मेरे पिता साइकिल पे जंगल जाते थे, कभी जड़ी बूटी लेने, कभी कोई फल लेने किसी पेड़ का, कभी छाल लेने के लिए, कभी पत्ते लेने के लिए। कई दवाइयाँ वो खुद बनाते थे घर पर और लेने के लिए जाते थे। कभी कभी हम उनको देखते थे कई घंटे बाद वो खाली हाथ लौट के आ गए, तो पूछते थे कि क्या हुआ, आप कुछ लेके नहीं आए, लेने गए थे? तो उन्होंने कहा कि मैं जिस पेड़ का जो अंश मुझको लगता है दवाई बनाने के लिए, तो उस पेड़ के सामने मैं हाथ जोड़कर आंख बंद करके खड़े रहता हूँ और मन ही मन प्रार्थना करता हूँ कि मुझको आपके पत्ते या आपकी छाल या फल या जड़ इसकी ज़रूरत है ताकि मैं मरीजों का इलाज कर सकूं, तो आपकी इजाज़त हो तो मैं ये ले लूं। तो उनका कहना था कि कभी कभी उनके मन में समझ में आता है कि पेड़ इजाज़त दे रहे हैं, और कभी कभी ऐसा लगता था कि पेड़ कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, यानी इजाज़त नहीं दे रहे हैं, तो वो वापस आ जाते थे खाली हाथ। मैं नहीं जानता कि दुनिया की कितनी पद्धतियाँ ऐसी हैं जो इतनी संवेदनशील हों, जिनके मन में प्रकृति के लिए, एक पेड़ के लिए जो आपको लाठी भी नहीं मार सकता, जो अपने ऊपर से कोई फल या डाल आपके सिर पे पटक भी नहीं सकता कि आप उससे बिना पूछे उसका एक अंश ले रहे हैं। तो उन्होंने अपने मन से यह तय नहीं किया था। आयुर्वेद में शायद इस तरह की धारणा, इस तरह की मान्यता प्रचलन में पहले से रही है कि आप किसी पेड़ का अंश ले रहे हैं तो उससे इजाज़त ले लीजिए। ये आज के आयुर्वेदिक इलाज से सीधी जुड़ी हुई बात नहीं है, लेकिन आयुर्वेद से जुड़ी हुई बात है। सोच के देखिएगा, आज हम किसी से कुछ भी सामान कहीं से उठा लेते हैं। मुझको शहर में कई जगह लोग दिखते हैं, घूम घूम कर पेड़ों से फूल तोड़ लेते हैं सुबह सुबह अपने घर की पूजा के लिए, जहाँ पे केवल उनका ईश्वर उन फूलों को पाएगा, देखेगा तो वो भी नहीं, केवल प्रतिमा पे आप चढ़ा देंगे। लेकिन जो सैकड़ों लोग उन फूलों को देखकर खुश हो सकते हैं, उनको सवेरे सवेरे नोच लेते हैं लोग। मुझको लगता है सोचना चाहिए लोगों को कि संवेदनशील कैसे हुआ जा सकता है। आयुर्वेद के सिलसिले में मेरे पिता ने मुझको ये बात बताई थी, उनकी ऐसी धारणा और मान्यता थी। हम फिर मिलेंगे। आपको हमारी आज की ये बातचीत अगर अच्छी लगी हो, मेरे लिए तो बहुत दिलचस्प रही है बातचीत, आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा आपका इस पूरी बातचीत के बारे में, अलग अलग पद्धतियों के बारे में क्या कहना है। मैं आयुर्वेद को धर्म, राष्ट्रीयता, राष्ट्र गौरव ये सब से जोड़ के नहीं चलता। मैं आयुर्वेद को एक ऐसा औजार मानता हूँ जो लोगों को एक स्वस्थ जीवन शैली दे सके, बीमारी का इलाज कर सके
उसमें कितना कामयाब है आयुर्वेद, आप थोड़ा सोच के बतलाइएगा। अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, उनको ये एक नई जानकारी मिलेगी भारत की इस बहुत प्राचीन चिकित्सा पद्धति के बारे में, जिसके बारे में चर्चा का मौका आज मुझको इसलिए सूझा कि ब्रिटेन 10,000 आयुर्वेदिक चिकित्सकों को नियुक्त कर रहा है अपने नेशनल हेल्थ सर्विस में। छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। अंग्रेज़ों की कई चीज़ों से हम लोग प्रभावित होते हैं, मैं भी उससे प्रभावित होकर आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए बैठा हूँ। आप भी उससे प्रभावित होकर इस बातचीत को सुनिएगा। हम फिर मिलेंगे चलते चलते। आज की ये बातचीत एक डॉक्टर से हो रही है, तो मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू कुछ भी खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तो कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। वो तंबाकू का तीसरी चौथी पीढ़ी का रिश्तेदार है कैंसर, वो धीरे धीरे आ जाता है गले मिलने के लिए इससे। और मैं बतलाऊं आपको, किसी कैंसर अस्पताल में जाके देखिएगा, जिस तरह के गाल गला कटे हुए लोग रहते हैं, जबड़ा निकाल देते हैं, पैर की हड्डी से जबड़ा बनाते हैं, देखिएगा कैसी बुरी दुर्गति होती है तंबाकू की वजह से। तंबाकू को छोड़ दीजिए, फिर मिलेंगे।